हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर का नाम है संघवाद क्या है, फेडरलिज्म। तो बेल्जियम में किस प्रकार का शासन था, संघीय शासन की व्यवस्था की गई थी। श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन है। आमतौर पर संघीय सरकार में 2 स्तर की सरकार होती है। एकात्मक सरकार यानी इसको केंद्रीय सरकार कहते हैं। यह प्रांतीय या स्थानीय सरकार को आदेश दे सकती है, यानी कि एकात्मक सरकार में केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तिशाली होती है प्रांतों के मुकाबले, पर संघीय में कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। संघीय शासन में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियाँ अपनी अलग अलग होती है। इसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार को आदेश नहीं दे सकती और एकात्मक सरकार में केंद्र सरकार प्रांतों को आदेश दे सकती है। अगला लाइन देखिएगा, दोनों सरकार अपने स्तर पर लोगों का जवाबदेह होती है, यानी कि संघीय सरकार में राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती है। संविधान के मौलिक अधिकार प्रावधानों को किसी एक स्तर से नहीं बदल सकती, यानी कि अगर मौलिक अधिकार में संशोधन करना हो या उसको चेंज करना हो, किसी भी तरह का नियम बनाना हो, तो राज्य सरकार की भी सहमति जरूरी है और केंद्र सरकार की। एकात्मक सरकार की तरह ये नहीं है कि इसमें केवल केंद्र सरकार ही अपने नियम कानून बना सकती है। तो देखिएगा आगे, दोहरे उद्देश्य से देश की एकता की सुरक्षा करना और उसके बढ़ावा देना तथा क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा करना, सम्मान करना, ये सारी इसकी उद्देश्य है। यानी कि केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का भी साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण कौन कौन से देश है। तो देखिएगा, यूएसए, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। यानी कि ये ऐसे देश है कि इनके राज्य चाहे तो अलग भी हो सकते हैं, इसको संघवाद कहते हैं। और भारत अपना देश यूनियन इसको कहते हैं। इसके भारत के कोई भी राज्य चाहे तो अलग नहीं हो सकती भारत से। और अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया के देश अपना अलग, उसके जो राज्य हैं वो अपना देश अलग बना सकते हैं। तो देखिएगा, भारत में संघीय व्यवस्था किस प्रकार की है। संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान दिया है, या संविधान में 2 स्तरीय शासन व्यवस्था है, संघ सरकार, राज्य सरकार। और इसमें नगर पालिका और पंचायतें स्तर भी जोड़ा गया है। जैसे शासन 2 स्तर का ही है, संघ सरकार और राज्य सरकार, और नगर पालिका और पंचायतें अलग से जोड़ा गया है। संविधान में विधायी शक्तियों को 3 हिस्सों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो देखिएगा, पहला है संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं। तो संघ सूची में संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। इस विषय पर राज्य सूची और राज्य सूची में जो विषय आते हैं वो सिर्फ राज्य सरकार ही बना सकती है, और संघ सूची में सिर्फ केंद्र सरकार को अधिकार है कानून बनाने के लिए। तो इसमें देखिए कौन कौन से विषय आते हैं। प्रतिरक्षा, विदेशी मामले संबंधी अधिकार, बैंकिंग, संचार और मुद्रा। ये 3-4 जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको मैंने लिखे हैं, एनसीईआरटी में दिया गया है। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की ज़रूरत होती है, इसलिए इस सारे विषय पर संघ सरकार कानून बनाती है, यानी कि केंद्र सरकार। तीनों सूचियों को किस अनुसूची में रखा गया है, तो 7वीं अनुसूची में। दूसरा देखिएगा, राज्य सूची। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो राज्य सरकार को।
इसमें देखिएगा आगे कौन कौन से विषय आते हैं राज्य सूची के अंतर्गत। तो पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के हैं। जैसे इनका महत्व राज्य और स्थान के लोगों के लिए है, तो इसलिए इस विषय पर राज्य सरकार ही कानून बनाएगी। और तीसरा देखिएगा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में कानून कौन कौन बनाता है, तो इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। लेकिन अगर दोनों में विवाद उत्पन्न हो तो किसका सबसे ज़्यादा मतलब अधिकार होता है कानून बनाने का, तो केंद्र सरकार का। तो समवर्ती सूची में देखिएगा कौन कौन से विषय आते हैं। पहला है शिक्षा, दूसरा वन, तीसरा मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय में दोनों दिलचस्पी दिखाते हैं। यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की ज़रूरत होती है कानून बनाने के लिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समवर्ती सूची में शिक्षा, वन और विवाह और गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे विषय। आगे देखिएगा अवशिष्ट शक्तियाँ। अवशिष्ट शक्तियाँ के अंतर्गत वे विषय आते हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। इसमें इन तीनों सूची के बाद से जितने सारे विषय बचते हैं वह सारे अवशिष्ट शक्तियों में रखे जाते हैं और इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा जैसे नागालैंड, अरुणाचल, मिजोरम अपनी विशिष्ट सामाजिक तथा ऐतिहासिक परिस्थितियों के लिए भारत के संविधान कुछ प्रावधान जैसे आर्टिकल 371 के तहत विशेष लाभ प्रदान करता है। जैसे चंडीगढ़ या लक्षद्वीप और दिल्ली, यह 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस पे शासन चलाने के लिए विशेष प्रकार के नियम की ज़रूरत होती है और यहाँ कानून बनाना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए ये केंद्र सरकार के अंतर्गत रखा गया है। और किसी भी बदलाव के पहले संसद के दोनों सदन में 2/3 बहुमत से मंजूरी किया जाना चाहिए। फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी भी चाहिए। ये केंद्र शासित प्रदेशों में कानून बनाने के लिए या किसी भी बदलाव के लिए संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत और आधे राज्यों की विधानसभाओं से मंजूरी लेना आवश्यक होता है। तो अगला पॉइंट देखिएगा, शक्ति के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालत में फैसला उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। राजस्व उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकार को कर लगाने और संसाधन जमा करने के अधिकार हैं। और आगे देखिएगा अगला टॉपिक, फेडरलिज्म क्या होता है। कमिंग टुगेदर यानी कि छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य देश साथ मिलकर एक बड़ा देश बनाते हैं। इनकी पहचान बनी रहेगी एक साथ आने का कारण मजबूत होना। जैसे यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन सब देशों के राज्य अगर इन मन चाहे तो ये लोग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन यूनियन जिसको वर्किंग टुगेदर कहते हैं, एक देश ने स्वयं को स्ट्रांग बनाने के लिए छोटे छोटे राज्यों और देश को मिलाकर एक बड़ा देश बनाते हैं। और इस देश के राज्य अपनी अलग पहचान नहीं बना सकते और इस देश से अलग भी नहीं हो सकते। लेकिन इसमें स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में इसके राज्य अलग अपना देश बना सकते हैं अगर इनकी मर्जी हो तो। लेकिन वर्किंग टुगेदर में इस देश के राज्य अपनी अलग पहचान नहीं बना सकते। जैसे एग्जाम्पल में भारत, बेल्जियम, स्पेन, तो ये यूनियन देश है और ये फेडरलिज्म देश है, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। अगला टॉपिक देखिएगा, भाषाई राज्य। नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 दशक में यानी कि 1960 में भारत
पुराने राज्य में बदली। एक भाषा बोलने वाले लोग एक ही राज्य में आ जाएं। भाषा के आधार पर ही नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल, सांस्कृतिक को भिन्नता का आदर करने तथा रेखांकित करने के लिए किया गया। भाषाई राज्य के बनाया गया कि उस मतलब देश की संस्कृति, भौगोलिक सांस्कृतिक विभिन्नता को आदर करने के लिए बनाया गया। इसमें जैसे नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड राज्य शामिल है। इनकी अपनी अलग संस्कृति होती है, झारखंड में, नागालैंड में। अगला लाइन देखिएगा, भाषा व राज्य ज़्यादा एकीकृत, मजबूत प्रशासन की अपेक्षा ज़्यादा सुविधाजनक हो गया है। यानी कि भाषा और राज्य बनाना बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है प्रशासन की सुविधा से। आगे देखिएगा, भाषा नीति। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ सभी भाषाओं को सम्मान दिया जाता है। जैसे राजभाषा हिंदी को माना गया है। सिर्फ 40% भारतीयों को मातृभाषा है, मतलब अपने देश में 40% लोग हिंदी बोलते हैं, इसलिए अन्य भाषाओं को संरक्षण दूसरे उपाय में किया गया है। यहाँ किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं दर्जा मतलब नहीं दिया गया है। हिंदी को सिर्फ राजभाषा माना गया है। संविधान में हिंदी के अलावा 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा मिला है। जैसे राज्य भाषा का प्रयोग राज्य करता है। संविधान के अनुसार सरकारी कामों के लिए 1965 में बंद हो जाना चाहिए। गैर भाषा अनेक राज्य का विरोध कर रहे थे। गैर भाषा का मतलब किसी और भाषा का उपयोग करने से दूसरे राज्य विरोध कर रहे थे। तमिलनाडु ने उग्र रूप ले लिया कि हमारे राज्य में भी इंग्लिश लागू किया जाए, हम लोग हिंदी भाषा का उपयोग नहीं करेंगे। तो केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी राजकीय कामों के लिए अनुमति देकर विवाद सुलझाया। 1990 के बाद अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। आगे देखिएगा, चूंकि किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता तो प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। अगर किसी एक दल को बहुमत नहीं मिल पाता था तो वो दूसरे पार्टी से भी गठबंधन करके सरकार बना सकती थी। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य की स्वायत्तता का आदेश करने की नई संस्कृति पनपी। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट का सहयोग भी मिला कि आप गठबंधन बनाकर सरकार बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। अगला टॉपिक देखिएगा, भारत में विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। जब केंद्र और राज्य से शक्तियाँ स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे सत्ता का केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण कहते हैं। यानी कि जब केंद्र और राज्य सरकार में शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकारों को दे दिया जाए तो इसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। जैसे अनेक मुद्दों का निपटारा स्थानीय स्तर पर बढ़िया ढंग से हो सकता है। स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का अच्छा तरीका है। तीसरा पॉइंट है, स्थानीय सरकारों की स्थापना क्यों की गई? स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक रूप से अच्छा बनाने का तरीका है। ग्राम पंचायत और नगरपालिका को सीधे राज्य सरकार के नियंत्रण में रखा गया। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया।
संविधान में संशोधन करने लोकतांत्रिक शासन के तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। मतलब संविधान में कुछ संशोधन किया गया कि लोकतांत्रिक शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो तीसरा स्तर है स्थानीय सरकार, उसको ज़्यादा प्रभावशाली और शक्तिशाली कुछ कानून बनाकर बनाया गया। चुनाव हर 5 वर्ष में किया गया। यह संवैधानिक बाध्यता है कि आपको चुनाव हर 5 साल में कराना ही है। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्यों तथा पदाधिकारियों के पदों में SC, ST और OBC की सीटें आरक्षित की गई। यानी कि निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य, यानी कि जब स्थानीय सरकारों की चुनाव होगा तो उसमें ST, SC और OBC के लिए सीटें कुछ आरक्षित कर दी गई, जिससे कि इन सबको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। और कम से कम 1/3 महिलाओं का भी आरक्षण मिला, यानी कि 33% महिलाओं को आरक्षण मिला। हर राज्य में पंचायत और नगरपालिका का चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव जो 243 के नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया कि पंचायत और नगरपालिका में चुनाव निष्पक्ष ढंग से हो, इसके लिए स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक होता है। कई ग्राम पंचायतें मिलाकर पंचायत समिति का निर्माण करती हैं। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कहा गया। पंचायत समिति जो आज के टाइम में ब्लॉक कहा जाता है, इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कहा जाता है। देखिएगा अगला टॉपिक, स्थानीय शासन यानी कि पंचायती राज। प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत, कुछ राज्य ग्राम समूह मिलकर एक ग्राम पंचायत का निर्माण करती है। यह एक तरह की परिषद है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है और इसके सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं। उन्हें समांतर पंच भी कहा जाता है। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। इनका चुनाव गांव या वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क सदस्य मतदान के जरिए करते हैं। पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था है। पूरे पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। गांव के मतदाता इसके सदस्य होते हैं। यह पूरे ग्राम पंचायत का बजट पास करने और कामकाज की समीक्षा करने के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक करनी होती है। स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर का है। किसी जिले की सभी पंचायत समितियां मिलाकर जिला परिषद का गठन करती है या गठन होता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद में जिस जिले से लोकसभा और विधानसभा के चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी सदस्य के रूप में होते हैं। अगला लाइन देखिएगा, जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। अगला लाइन देखिएगा, इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती है। शहरों में नगरपालिका होती है। अगला लाइन देखिएगा, बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। नगरपालिका प्रमुख नगरपालिका के राजनीति प्रधान होते हैं और नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहते हैं। भारत में हुए विकेंद्रीकरण के प्रयासों के बारे में एक अखबार में इसकी कई प्रतियां दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका पॉलिटी का सेकेंड चैप्टर जो हमारे NCERT में दिया गया है वो आज समाप्त हो गया। फिर अगला चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।